हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। हम लोग 4-5 क्वेश्चन पेपर्स पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी की सीरीज में आज हम लोग जून 2015 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। तो इसमें जो भी एक कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जो सिंपल क्वेश्चन है उसके डायरेक्टली सीधे सीधे हम उसका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला हो गया द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट की। ये लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिकली जिसने काम करना स्टार्ट किया था वो हम लोगों को पता है नेस्डॉक। तो नेस्डॉक इज द फर्स्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड हु हैव स्टार्टेड सम सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3। फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा है? 3। हम लोग बात करते हैं सेकंड की। सेकंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंट्रोड्यूस बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड का आंसर है 1। हम लोग को पता है कि UND पॉवर्टी की डेफिनेशंस भी देती है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देता है। दुनिया की हर कंट्री की अलग अलग रैंक्स है उसमें। तो HDI इंडेक्स एज प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर थर्ड की हम लोग बात करते हैं कि एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग बात करते हैं कि अमेरिकन असर्टन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस कंपेयर टू द यूरोपियन ऑप्शंस प्रोवाइड मोर फ्रीडम एंड द ऑप्शंस होल्डर्स टू एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस। हम लोग को आपको बताया भी, इसको यूट्यूब पर मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है कि अमेरिकन ऑप्शंस एज कम्पेयर टू द यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में, तो अमेरिकन ऑप्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और जो लोग ये ऑप्शन होल्डर्स होते हैं उन लोगों के लिए दे हैव सम सर्टेन मोर फ्रीडम एज कम्पेयर टू द यूरोपियन ऑप्शंस। तो ये करेक्ट आंसर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड रीजन इज अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट ए स्पेसिफाइड डेट। नो, अमेरिकन ऑप्शन हम लोग उससे पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट, सॉरी ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं 4 की कि फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल अबाउट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। ठीक है, तो फोर्थ का हम लोग बात करेंगे कि इसमें 3 दिया हुआ है, हमारा 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें हम लोग करेक्ट कोड की बात करेंगे। तो पहला हो गया द की स्ट्रेटजी बिहाइंड द एक्वायरिंग ए कंपनी इज टू क्रिएट द शेयर होल्डर वैल्यू। यस करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट इज अ मर्जर बिटवीन द टू कंपनी दैट हैव अ कॉमन बिजनेस एरियाज। नो, कॉन्ग्लोमेरेट होता है हमारा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। जब दो अलग अलग कंपनी होती हैं, एक ऑटोमोबाइल की होगी एक टेक्सटाइल की होगी, व्हेनेवर दे आर मर्जिंग देमसेल्फ, जब वो दोनों अलग अलग फील्ड की कंपनी आपस में मिलकर एक कंपनी बनाते हैं उसको हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट वाले को कॉन्ग्लोमेरेट नहीं कहते। सेकंड इज रॉन्ग। MRTP एक्ट गॉट रिप्लेस बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट। यस ट्रू। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो चौथे का 3rd इज द करेक्ट आंसर। हम लोग 5th की बात करेंगे। 5th में कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। कौन कौन से टूल्स है हमारे फिस्कल पॉलिसीज के? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है हमारा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी का तो ये नहीं होता, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग भी होता है, हमने कल ही आपको बताया। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। टैक्सेशन भी करते हैं हम लोग, टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द मेन सोर्सेज। रिजर्व रिक्वायरमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी में आता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो 1, 3, 5 इज द करेक्ट आंसर। 5th का 4th इज द करेक्ट आंसर। 5th का D या 4th जिसको हम लोग बोलेंगे। हम लोग बात करते हैं 6 की। बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टैटिक बजट एंड द फ्लेक्सिबल बजट इज दैट। स्टैटिक बजट और फ्लेक्सिबल बजट में हमारा डिफरेंस क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड बट ए स्टैटिक बजट कंसीडर नो, गलत। फ्लेक्सिबल बजट अलाउ मैनेजमेंट एंड लैटिट्यूड इन मीटिंग गोल्स वेयर द स्टैटिक बजट इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड स्टैंडर्ड। नो, flexible budget is applicable for a single department only, but a static budget no, this is also wrong. Flexible budget can be prepared for any production level within a relevant range, but a static budget is based on the one specific level of production. This is the correct answer 6 का, क्योंकि इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं और फ्लेक्सिबल बजट हम लोग कहीं पर भी कितना भी प्रोडक्शन का लेवल होगा उस पर हम लोग फ्लेक्सिबल बजट अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 का 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 7th की, ठीक है। तो 7th का हमारा क्या हो गया?
So seventh, a retiring partner continues to be the liable for obligations incurred after his retirement. आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो अब आपको दिखेगा कि a retiring partner continues to be the liable for obligations incurred after his retirement. ठीक है, तो if unpaid amount is transferred to his loan account, no. If he doesn't give it public notice, yes. If he doesn't give the public notice, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी द लायबल फॉर ऑब्लिगेशन, वो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस के लिए लायबल होगा, तो उसको कहीं ना कहीं एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है आप अगर पार्टनरशिप से रिटायर हो रहे हैं। तो सेकंड का 2 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग 8th की बात करते हैं। तो 8th में कि इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट्स, इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन ए, सॉरी, ठीक है, तो इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 8th का, इन व्हाट ऑर्डर द बैलेंस शीट ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्नीचर एंड फिटिंग की बात करेंगे, फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात करेंगे, फिर हम लोग कैश का बात करेंगे, फिर हम लोग नहीं, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स का बात करेंगे, फिर फाइनली हम लोग कैश का बात करेंगे। तो 8th का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8th का सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग बात करते हैं 9th की। 9th हमारा न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, 20 मिनट ऐसे अभी तो हम करा नहीं सकते, लेकिन अगर फिर भी आप देखोगे तो हम कुछ कुछ बता सकते हैं आपको कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है। अपना ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,20,000। तो स्टॉक टर्नओवर क्या होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एवरेज स्टॉक, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना है, 2,20,000 रुपए। ऐसे तो दिखा नहीं सकते, लेकिन 2,20,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, और फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक हमारे यहाँ पर कितना है, ठीक है, तो एवरेज स्टॉक हमारा कितना हो गया कि हमारा एवरेज स्टॉक होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हो गया 50,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 60,000, तो 50,000 इंटू 60 प्लस 60,000 1,10,000। तो बाय द 2 एवरेज निकालने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा नीचे ऊपर हो गया 2,20,000 बाय द 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 55,000। तो 2,20,000 को 55,000 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अब बेसिक करके देखिएगा, क्योंकि पहले फॉर्मूला क्या होता है दोबारा बता रहे हैं। टोटल होता है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए 2,20,000। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एवरेज निकाल लेंगे। तो 50,000 और 60,000 का दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो एवरेज स्टॉक कितना हो गया 55,000। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 2,20,000 बाय द 55,000। तो हमारा क्या क्वेश्चन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा 4। तो 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। 9th का 3 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बात करते हैं 10th का। 10th में थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज बता हम आपको ये भी सकते थे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक इज 8,000, सेलिंग प्राइस 25%, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें अगर आपको करना है तो वही लगेगा कि सेम फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक्स मान सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक दिया है, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, तो आप उसको x मान लीजिए, तो x बाय 8,000 हो गया हमारा। ठीक है, तो क्लियर, हमारा टोटल स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 6। तो 6 इज इक्वल टू x बाय 8,000। तो अगर भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 48,000। तो हमारा आपका नॉर्मली हमारा निकल आया 48,000। ठीक है, तो हमारा 48,000 रुपये क्या निकल के आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा, मतलब जितने गुड्स कितने की सेल की हमने 48,000 का। तो भाई हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, हम लोग 48,000 का सेलिंग प्राइस कितना था 25% एबव द कॉस्ट। तो 48,000 का 25% कितना हो गया 12,000। तो 48 प्लस 25, 48 का 25% हुआ 12,000, 48 प्लस 12,000 60,000 हो गया। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सेल्स हमारी कितनी की हुई 60,000 की, गुड्स हमने कितने सोल्ड किए 48,000 के 60 माइनस 48,000 इक्वल टू 12,000। 12,000 विल बी द
करेक्ट आंसर। दोबारा बता रहे हैं हम इसको कैसे करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सवाल है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी है, नहीं है हमारे पास, तो एक्स मान लेंगे उसको, ठीक है। और हमारा गुड्स हमने कितने का सेल किया है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी एक्स मान ली, एवरेज स्टॉक हमारा कितना है 8000, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है हमारा 6, तो 6 इज इक्वल टू एक्स बाई 8000, ठीक है। 6000 बाय इक्वल टू एक्स अपॉन 8000, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा 48000 हो गया, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा निकल के आएगा 48000, ठीक है। तो हमने बात किया कि सेलिंग प्राइस हमारा 25% एबव द कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने जो सेलिंग प्राइस था, तो टोटल हमारी 48000 की हमने गुड्स सेल किए, सोल्ड किए, उसके ऊपर हमने 25% एबव द कॉस्ट हमारा सेलिंग प्राइस था। तो 48000 का 25% कितना हो गया 12000, तो 48 प्लस 12 60000। अब हम लोग हमको निकालना है कितना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे, कॉस्ट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमारी 60000 की हुई, कॉस्ट ऑफ हमारी गुड्स सोल्ड कितना 48000, 60 माइनस 48000 इक्वल टू 12000। 12000 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग ये 11th की बात करेंगे। 11th में हमारा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर, ये भी पिछली बार भी मैं आपको बताया था, इसका प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी होती है, तो हमारा हाइपरबोला शेप का डिमांड कर बनता है। तो 11th का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग 12th की बात करते हैं कि इन केस ऑफ द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म व्हाइल अर्निंग द एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑपरेट एट ए आउटपुट लेवल। क्वेश्चन समझिए कि इन केस ऑफ द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म व्हाइल अर्निंग द एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑपरेट्स एट ए आउटपुट लेवल वेयर। आउटपुट लेवल क्या होता है, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट हायर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है, इफ योर मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आउटपुट लेवल हमारा होगा। तो 12th का 4th विल बी द करेक्ट आंसर। 12th का D या 12th का 4th बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं 13वें का, 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। 13th का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नॉर्मली ए प्राइस डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये सही है। इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इकोनॉमी ऑफ स्कोप आर द सेम, दोनों अलग अलग चीजें हैं, यही स्टेटमेंट गलत है कि फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट वन, ट्रू। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस डिनोट द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म, यस। शॉर्ट रन, यस। तो 13th का 2, 13th का बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग बात करते हैं 14th का, ठीक है। 14th में हम लोग बात करते हैं कि वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, इसको हम लोग मैच ऑफ द फॉलोइंग्स करना है हमने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, स्कीमिंग द क्राइम पॉलिसीज एंड प्राइस रिजिड की बात करते हैं। प्राइस रिजिड कहाँ पर होता है, तो पहला हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होता है हमारा कार्डिनल अप्रोच, जो ए का 3, ठीक है। तो हमारा क्लियर, लॉ 14th का हम लोगों ने क्या करना है इसमें, 14th का हमको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की बात है यहाँ पे, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। स्कीमिंग एंड द क्रीम पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, एंड द प्राइस रिजिडिटी कहाँ पर होती है हमारी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, हाँ ठीक है। तो 14th पे पहला हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की हम लोग बात करेंगे। इसमें हमारा हो गया ओलिगोपोली, ठीक है। एंड भाई हम लोग बात करेंगे फिर उसकी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, पायनियर प्राइसिंग, ठीक है। क्लियर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक मिनट रुकिए, इसका मुझे कुछ गलत लग रहा है आंसर। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज ऑल अबाउट द कार्डिनल अप्रोच होता है, और रिलेशनशिप प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर अदर कमोडिटीज, तो बी का हमारा क्रॉस डिमांड हो गया। स्कीमिंग द क्रीम पॉलिसी की बात करते हैं, वो हमारा ओलिगोपोली हो गया, ठीक है। और प्राइस रिजिडिटी में हम लोग बात करेंगे, डी का 4th पायनियर प्राइसिंग हो गया। तो इस हिसाब से हमारा 14th का ए आंसर हुआ है। तो आप लोग बार चेक कर लीजिएगा, 14th का ए और सी बोथ आर द करेक्ट आंसर, बट एज पर माय व्यूज 14th का ए विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो हम लोग 15th की बात करते हैं। 15th ऐसे उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे इसको,
फिर हम लोग 16 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस। 16 का कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं, क्विक बुक्स होता है, सेक 1 भी होता है, सेक 50 भी होता है, सेक एम नहीं होता है, सेक एम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 16 का तीसरा। ठीक है, अब 17 की बात करेंगे हम लोग, which one of the following formula is used to calculate the probable error of correlation coefficient between the two variables of n pair of the observations। हम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला बहुत कॉमन है कि 0.6745 ब्रैकेट शुरू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय द रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। तो 17 का ये तो याद करने वाला समझना नहीं है, 17 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब 18 की बात करते हैं हम लोग कि इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। तो इसका हमने बताया था कि स्ट्रेटाफाई सैम्पलिंग, हम लोग मेरा यूट्यूब पर वीडियो 2-3 वीडियो पढ़ा है सैम्पलिंग के ऊपर कि स्ट्रेटाफाई सैम्पलिंग हम लोग यूजी वहीं पर करते हैं जब हम लोगों को हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस डेटा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर स्ट्रेटाफाई सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो 18 का 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब लोग 19 की बात करते हैं कि which of the following relating to the normal distributions are not correct। नॉट करेक्ट की लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें पहला हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 3, नो, गलत। एंड इट इज अ मैसोकार्टिक, यस होता ही है, ये मैसोकार्टिक होता है, तो ये नहीं होगा आंसर। मीन डेविएशन फॉर इट्स 2/3 सिग्मा, नो। म्यू प्लस माइनस 2 इज सिग्मा कवर द 19.545 एरिया। हमने करना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सही नहीं है, तो दूसरा तो ठीक है। पहली बात हमारी ठीक नहीं है, तो पहला हो सकता है, सेकंड हमारा ठीक है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हमारा नहीं होगा। मीन मीडियन मोड आर द इक्वल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता ही है मीन मीडियन मोड, ये भी नहीं होगा। फिर द स्टैंडर्ड नॉर्मल बैरियर जेड एस मीन 1 एस डी इज इक्वल टू 0। तो 19 का आंसर होगा 136। 136 कौन सा है? कोड नंबर 1। 19 का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 20 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ सेम साइन। गलत कौन सा है? arithmetic mean of the regression coefficient is always more than the correlation coefficient। no, तो ये सही होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ द ओरिजिनल स्केल। गलत कौन सा? यही गलत है। ठीक है, तो 20 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। 20 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब 21 का बात करते हैं। 21 का देखते हैं हम लोग। ही हु कैन मैनेज एनीथिंग, लॉरेंस ने दिया ये। ठीक है, तो ये इट इज गिवन बाय द लॉरेंस। तो ए का 4th हो गया हमारा। ए का 4th कौन सा है? 3। 21 का 3 होगा, लेकिन फिर भी पूरा देख लेते हैं हम लोग एक बार, क्योंकि अभी जैसे पुरानी देखा था हमने 14 नंबर का क्वेश्चन गलत था। तो ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट ए फैक्ट्री डजंट रिमेन ए फैक्ट्री, इट कन्वर्टेड इनटू द लैबोरेटरी। ठीक है, तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बात किया था। तो ठीक है, कुल मिला के बहुत डिटेल में नहीं जाना हमने। तो 21 का तीसरा विल बी द करेक्ट आंसर। 21 का सी। फिर हम लोग 22 की बात करते हैं। मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक अफेयर्स एंड नो, मेनली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक। मैनेजमेंट के तो और भी कई सारे काम होते हैं। ए इज इनकरेक्ट। बिग बिजनेस हाउसेस आर रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, ठीक है, तो ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बट आर इज करेक्ट इन आइसोलेशन, क्योंकि उसका ए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 22 का सी, 22 का 3 विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग 23 का बात करते हैं कि एरिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव अंडर द एमबीओ। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं इसमें? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। इसमें कौन से एरिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव? मार्केट स्टैंडिंग भी होता है, इनोवेशंस भी होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की लोग बात नहीं करेंगे, पब्लिक अकाउंटेबिलिटीज भी होती है हमारी, प्रोडक्टिविटी भी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होता है। तो आईआर और आईपी को छोड़ के सब होंगे। 1, 2, 4th, 5th कौन सा है? 1, 2, 4th, 5th इज 23 का दूसरा। 23 का सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। 23 का 2। फिर 24th की बात करते हैं हम लोग कि मैच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, द मोटिवेशन ऑफ वर्क, पर्सनालिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ टुमारो एल.एफ. उर्बिक ने दिया। ए का 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2 है हमारे सेकंड ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दोनों में ए का 3 है। ठीक है,
और मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में आपका आएगा मैस्लो, ठीक है। तो फोर्थ, बी का फोर्थ भी दोनों में है, तो भी सेकंड और फोर्थ बहुत क्लोज आंसर दिख रहे हैं। उसके अलावा मोटिवेशन ऑफ वर्क में क्रिस एर्ग्रिस का नाम आएगा। सेकंड का नहीं, मोटिवेशन ऑफ वर्क की बात कर रहा है। मोटिवेशन ऑफ वर्क में आएगा फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग में नाम आएगा इसका। मोटिवेशन ऑफ वर्क एज गिवन बाय द फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। एंड फिर हम लोग बात करते हैं पर्सनालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट द क्रिस एर्ग्रिस। तो एक का हमारा मैनेजमेंट ऑफ टुमारो का हो गया उर्बिक, मोटिवेशन पर्सनालिटी का हो गया मैस्लो, मोटिवेशन ऑफ वर्क का हो गया हर्ट्जबर्ग, पर्सनालिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस का हो गया वन। तो आंसर हमारा क्या 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 कौन सा है? फोर्थ। 24वें का चौथा इज करेक्ट आंसर। हम लोग 25वें की बात करते हैं। 25वें की नारायण मूर्ति कमेटी रिवाइज इज रिकमेंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज ऑन द 29 अक्टूबर 2004 विच डायल्यूटेड द फॉलोइंग एरियाज। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता ही है, विसल ब्लोअर्स की बात भी किया है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात किया है, मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चारों ठीक है। तो 25वें का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 26वें का बात करेंगे हम लोग। 26वें का द सर्विस मार्केटिंग इज इन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स एंड इंक्लूड पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। चार प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के अलावा क्या है? पीपल्स प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। 1 2 4, ठीक है। तो 1 2 4 हमारा कौन सा है? 3, ठीक है। तो 26वें का सी इज द करेक्ट आंसर। फिर ब्लैक बॉक्स की हम लोग बात करेंगे। 27वें का ब्लैक बॉक्स मॉडल इज इन मार्केटिंग रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर, हमने पढ़ाया भी आप लोगों को। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल का आंसर हुआ कंज्यूमर बिहेवियर 27वें का। 28वें का हुआ कि आइटम्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट डोंट इंक्लूड। ऑगमेंटेड में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं? गारंटी करते हैं, वारंटी भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी करते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते हैं। तो 28 का भी आंसर डी होगा। 27वें का भी डी था, 28वें का भी डी है। फिर 29 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग, मेल मार्केटिंग होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग टेली मार्केटिंग भी होता है, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग भी होता है, रिटेल मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होता है। तो 29वें का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 30वें का बात करेंगे, ठीक है। 30वें का हो गया प्रेस रिलीज इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग नहीं होता, सेल्स प्रमोशन नहीं होता, नॉन ऑफ द अबव नहीं होता। PR इज द करेक्ट आंसर। 30th का फर्स्ट। अब लोग बात करते हैं 31वें का। 31वें का इन कैपिटल बस्टिंग द टर्म कैपिटल राशनिंग implies that no retained earnings are available, no, that limited funds are available for investment, yes, और देख लेते हैं that no external fund can be raised, करते हैं external fund rate, ये भी गलत है। that no fresh investment is required in current year, no। तो 31वें का 2 that limited funds are available for the investment is the correct for the capital rationing implies, ठीक है। तो 31वें का सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। 32वें का बात करेंगे। इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्टमेंट कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट। बहुत सिंपल है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 32वें का डी विल बी द करेक्ट आंसर। 33वें का कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। 33वें का सी इज द करेक्ट आंसर। अब 34 की बात करेंगे। Which of the following is not true with reference to the capital busting? Capital busting related to the assets replacement decision? Yes. Not true की बात कर रहे हैं। Cost of equal to the minimum required return? Yes. Existing investment in a project is not treated as a sunk cost. And timing of cash flow is relevant. Yes, ये भी जरूरत होता है। तो कैपिटल बस्टिंग के लिए हमारा existing investment in a project is not treated as a sunk cost से मतलब नहीं होता existing investment हम लोग कोई कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। तो 34वें का थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब 35वें का बात करेंगे। 35वें का व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, मेरा यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी भी इकोनॉमिक आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स के बारे में आपको बताया। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल अबाउट कि हम लोग किस ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करें, इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी मिनिमम रहे। ऑप्टिमम ऑर्डर साइज की हम लोग बात करते हैं। 35वें का डी इज द करेक्ट आंसर। फिर 36 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। 36वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सा हमारा
बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम नहीं है टू अट्रैक्ट द एचआर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। टू डेवलप एंड मोटिवेट, ये काम करता है एचआरएम। टू हैव द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम फॉर एचआर, ये भी करता है। टू इंटीग्रेट एंड द मेंटेन एचआर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करता है। टू अट्रैक्ट द एचआर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन में ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव एचआरएम का नहीं है। 36वें का वन विल बी द करेक्ट आंसर। अब 27वें की बात करेंगे, गेट हायरिंग, ये आपको हमने रिक्रूटमेंट में पढ़ाया हुआ है, कंपनी गेट और फैक्ट्री गेट की बात किया था। तो 37वें का हमारा टू सिलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर ओन ऑन द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब एक लोग पॉपुलेशन या नॉर्मली इंसान डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करता है, उसको हम लोग गेट हायरिंग बोलते हैं। तो 37वें का वन विल बी द करेक्ट आंसर। 38वें का 38 का मैचिंग द एसेंशियल मैनेजर्स एंड एसेंशियल पोजीशंस इज ए प्रोसेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, ये भी हमने मैन पावर प्लानिंग, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग तीनों आपको पढ़ाया हुआ है। तो सक्सेशन प्लानिंग विल बी द करेक्ट आंसर। 38 का सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 39वें का बात करते हैं। 39वें में द बैरियर्स टू इफेक्टिव अप्रेजल्स, और व्हाट आर द बैरियर्स फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल, में इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कौन कौन से बैरियर्स हैं हमारे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल ब्लॉक्स ऑफ मैनेजर्स, ये भी है, ठीक है। फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ द पार्टी इज कंसर्न, यस, अगर फॉल्टी एजम्पशन होगी तो भी एक बैरियर है। टेक्निकल पिटफॉल्स, ये भी है। फॉल्टी रिटर्न कम्युनिकेशन, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 39वें का फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फॉल्टी रिटर्न कम्युनिकेशन से मतलब नहीं होता आपका 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 39वें का फोर्थ, चौथा, ठीक है। अब हम लोग 40वें की बात करेंगे। हु हैज डेवलप्ड द सिस्टम अप्रोच, हमने आपको पढ़ाया है भी है, जॉन डल्लप ने सिस्टम अप्रोच दिया है आईआर का। तो 40वें का ए होगा। 41वें की बात करेंगे। 1992 में द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस बाय द नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा बैंकिंग रिफॉर्म्स आए थे। तो 1992 में आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों को पढ़ाया भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान में। तो 41वें का 2, 41वें का बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग 42वें की बात करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग रूरल बैंकिंग इन एग्रो फाइनेंस द नबार्ड, ये भी आपको नबार्ड भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। तो द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग द रूरल बैंकिंग इन एग्रो फाइनेंस द नबार्ड, नबार्ड क्या है, द रिफाइनेंसिंग द बैंक एक्सटेंडिंग द रूरल फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं। तो ठीक है, तो 42वें का सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 43वें की बात करेंगे। व्हेन द आरबीआई ग्रांट लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक एंड चार्ज, जब आरबीआई कॉमर्स, अभी परसों ही नर्सों पढ़ाया हम लोग को मॉनेटरी पॉलिसीज में, उससे पहले भी कई बार मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो हमारी यूट्यूब पर अपलोड है, 3-4 वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख लीजिएगा पूरा ठीक से। आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई ग्रांट्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक एंड चार्ज इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है कि भाई हो गया कि एक तो रेपो रेट भी होता है, बैंक रेट भी होता है, बट अगर भाई शॉर्ट टर्म वाला अगर यूज करें तो रेपो रेट एंड बैंक रेट बहुत ज़्यादा राइट आंसर। आप इसमें हो सकता है यूजीसी ने कौन सा आंसर दिया आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं दिया है, इसीलिए हो सकता है कि बैंक रेट की बात करते हो बोलो। तो बैंक रेट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो एज पर माई व्यूज इट कैन बी द बैंक रेट ऑल्सो और रेपो रेट ऑल्सो। तो बैंक रेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। 44वां, ठीक है। तो ई बैंकिंग बिजनेस एसेंशियली रेगुलेटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अंडर विच पर्सनल सिग्नेचर इज रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल सिग्नेचर। हमने आपको लीगल ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट में आईटी एक्ट 2000 में बताया, हमने डिजिटल सिग्नेचर आजकल पर्सनल सिग्नेचर से रिप्लेस कर दिए गए हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द मनी मार्केट, the order to control the inflation, ensure the stability in the money market, RBI work under the direction of Ministry of Finance. No, they have some certain autonomies also. RBI act independently and can refuse the government directive. Yes, होते ही है, यही तो भी प्रॉब्लम पहले क्लास भी चल रहा था। तो 45वें का सेकंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। 46 की हम लोग बात करेंगे। 46 का इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेसेस ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द टर्नकी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो द लाइसेंस एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट एन एंटायर प्लांट इन हिज होम कंट्री एंड हैंड ओवर द की। नो, ठीक है, तो द लाइसेंसर स्टार्ट द ऑपरेशन एंड होल्ड ओवर द की ऑफ द ऑपरेटिंग प्लांट टू द लाइसेंसी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, यही करता है उसमें। ठीक है, सो 46 का टर्न के प्रोजेक्ट, एक बार प्रोजेक्ट कोई बनाया, आपने खुद से बनाया और दूसरे को हैंड ओवर कर दिया बना प्रोजेक्ट, उसको हम लोग टर्न के प्रोजेक्ट बोलते हैं। 46 में का बी विल बी का
46 का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब 46वें का बात करते हैं। 47वें का ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लोन विंडो, जिनेवा एंड लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर। जिनेवा इज ऑल अबाउट किससे रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ कि डब्ल्यूटीओ का हेड ऑफिस जिनेवा में है, ठीक है। तो सी का 1 इज 3 में है। और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, तो आप इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को कई सारी चीज़ों से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का नाम दे सकते हैं हम लोग ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। सॉफ्ट लोन विंडो में हम लोग आईडीए की बात करते हैं। आईडीए सॉफ्ट लोन विंडो हमने आपको बताया भी है कि आईडीए इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता है, पूरे गरीब विकासशील देशों को लोन देता है, और इसका रिपेमेंट पीरियड भी 50-60 साल का होता है, इसलिए इसको हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। तो बी का 4th हो गया, ए का 2 हो गया, सी का 1 हो गया। लोन टू प्राइवेट सेक्टर आपको ये बताया बहुत अच्छे से कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सब्सिडरीज है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट के लिए बात करता है। तो ए का हमारा बात करेंगे 3, ए का ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ए का 2 हो गया। सॉफ्ट लोन विंडोज की हम लोग बात करेंगे, आईडीए 2 का 4 हो गया, सी का 1 हो गया एंड डी का हमारा 3। तो 47वें का सी द करेक्ट आंसर। 48वें की बात करते हैं। The member nations consisting the finding the balance of payment crisis may approach the World Bank seeking the financial accommodations to mitigate the crisis, ठीक है। The member nations facing the balance of payment crisis can approach the IMF seeking the redressal of BOP crisis, ठीक है। तो BOP के लिए हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आर इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग। वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात नहीं करता है, तो आर इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग। 48वें का 3rd इज करेक्ट आंसर। अब 49वें की बात करते हैं। इन कंप्यूटेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू बैलेंस ऑफ, वही तीनों को जोड़ दीजिए, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड द स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, जिसको हम लोग, ठीक है। तो एक और अकाउंट होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो 49वें का ए विल बी द करेक्ट आंसर। 50वां हो गया, द इंस्ट्रूमेंट चूजन फॉर द इनहांसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज स्पेशल ड्राइंग राइट, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की आर्टिफिशियल करेंसी है, उन्होंने 1969 में स्टेब्लिश किया था। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी तक की जिन्होंने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन नियर बाय फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।